पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर कुमार आशीष IPS 2012 बैच बिहार काडर एक ऊर्जावान, यशस्वी और कर्तव्यनिष्ठ IPS अधिकारी। डॉक्टर कुमार आशीष किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की, जहां से उन्होंने फ्रेंच भाषा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आपके द्वारा मधेपुरा, नालंदा और किशनगंज में पुलिस अधीक्षक के तौर पर कई प्रयोग किए गए, जिनकी व्यापक रूप से प्रशंसा भी हुई। आम जनता की समस्या, सुझाव, शिकायत उन्हीं की जुबानी सुनकर उस पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक सप्ताह विभिन्न थानों और सार्वजनिक स्थलों पर थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। थाना दिवस पुलिस आपके द्वार आपकी अनेक पहल में से एक है। उसी प्रकार मिशन वस्त्र दान, जहां गरीब एवं साधनहीन जनता से जुड़ने के लिए लोगों की सहायता से नए पुराने गर्म वस्त्र इकट्ठा कर पुलिस द्वारा उन्हें जरूरतमंदों को बांटा जाता है। ई भरोसा किशनगंज में इसकी शुरुआत की गई थी। यह एक अनोखी पहल है ग्रीवांस रिड्रेसल की, जहां एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ा जा सकता है। SP, DSP और सर्किल इंस्पेक्टर से पब्लिक डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकती है। कॉफी विद SP कार्यक्रम भी पहली बार नालंदा जिले में शुरू किया गया था, जिसमें युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी समस्याओं, सुझावों और सहयोग की बात की गई थी। उसके बाद इस परंपरा को कायम रखते हुए किशनगंज और अब मोतिहारी में इस इवेंट को किया जा रहा है। To give vision to your ambition, may I now call upon our host of the evening, the Superintendent of Police, Motihari, Dr. Kumar Ashish. और देर से मैं देख रहा था कि आप लोग सोच रहे थे कि ये कॉफी विद SP करके क्या करवा रहे हैं। तब से बैठे हुए हैं हम लोग गर्मी में, पसीने में, थोड़े AC में, इस इंतजार में कि कॉफी कब मिलेगी। कॉफी मिली? नहीं मिली? मिल जाएगी। कॉफी भी मिलेगी, बिस्किट भी मिलेगा। और इसके बाद जो हम लोगों के अनुभव है, जो हम लोग कुछ बताना चाहते हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर आकर के हमने इसलिए आप लोगों से बातचीत करनी शुरू करी है क्योंकि हम भाषण देने नहीं आए हैं। हम भाषण देना नहीं जानते, हम आपसे बातचीत करने आए हैं, आपकी समस्याओं को जानने आए हैं। यहाँ जितने युवा आए हैं, सबकी आंखों में चमक दिख रही है कि हम चलेंगे, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। आए हैं ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस जोश को, इस ऊर्जा को बचा के रखना है, क्योंकि आने वाले समय में इस ऊर्जा से आपको देश की रक्षा, समाज की सेवा और पूरे राज्य का नाम रोशन करना है। तो यहाँ से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर जितने लोग आपको दिख रहे हैं, जो सक्सेसफुल आपको नजर आते हैं, जो किसी पोस्ट पर हैं, जो किसी तरह से आपको प्रेरित कर सकते हैं, उन सब ने क्या क्या गलतियां करी थी या क्या क्या अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से वो आज यहाँ है, उन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे सामने SDPO रक्सौल, ASP जो 2019 बैच के IPS हैं, उनके साथ ही IAS सौरभ जो भी आपके अनुमंडल दंडाधिकारी के रूप में यहाँ पर पोस्टेड हैं, उन लोगों ने अपने अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उनके अनुभवों को सुना होगा, उससे कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए होंगे। मुझे दिख भी रहा है कि आप लोगों के पास कुछ कलम कॉपी लेके आए हैं। कोई लेके आए हैं तो हाथ उठाइए जरा। बहुत बढ़िया, आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि ये हम लोगों के सीखने सिखाने का माध्यम है। तो जहाँ भी आप जाएं, पहले सीख ये ले लें कि जब आप स्टूडेंट मोड में हैं, जब आप कुछ सीखना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक कागज कलम रखना चाहिए साथ में। जहाँ जो अच्छी बातें मिले, जहाँ जो अच्छी बात मिले उसको आप तुरंत सीखें। उसके लिए फिर कहीं और वापस जाने की आवश्यकता नहीं। आपको जितने स्ट्रगल यहाँ पर हमारे DSP स्पेशल ब्रांच पखड़ियावाल साहब उन्होंने बताया, जो इन्होंने गलतियाँ करी हैं वो सब नहीं करना है, जो अच्छी चीजें हैं उसको सीखना। अब अच्छी अच्छी चीजें क्या है, पहले हमको ये बताइए
कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। कोई एक आवाज बताइए जरा। ये ड्रोन बंद करो, ड्रोन लेकर के ड्रोन को। हाँ, कोई एक इधर से बोलिए, आप साहब बोलिए। इंजीनियर बनना चाहते हैं और पुलिस ऑफिसर। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। तो मतलब सब लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि अपना भविष्य और देश का भविष्य दोनों जगह अच्छा करें, है ना? यही बात है ना। कोई IAS IPS भी बनना चाहता है? आवाज नहीं आई। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने सोचा है कि IAS IPS कौन लोग बनते हैं? कोई मंगल ग्रह से आता है क्या? कोई बृहस्पति से आता है? अमेरिका से आता है? तो कहां से आता है? बिहार से आता है। कैसे आता है? क्यों आता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? हम भी यहाँ पे बिहारी, सौरभ जी हैं वो भी बिहार से हैं, चंद्र प्रकाश है वो भी बिहार से हैं, हमारे जिलाधिकारी महाराष्ट्र से, इस देश से ही हैं। इस देश के कोने कोने से लोग आखिर IAS IPS क्यों बनना चाहते हैं? कोई एक बता सकता है हमको? कोई एक समझदार जो तैयारी कर रहा है? हाँ बताइए। माइक दो उनको जरा जी, माइक दो। माइक किसको चाहिए? नहीं हो तो आगे आगे के बता दो, आगे आगे बता दो। रेंज में थोड़ा सा परेशानी है। हाँ, क्यों बनना चाहिए IAS IPS? गुड इवनिंग सर। पहले नाम बताओ अपना। सर मेरा नाम नमन कुमार है। पवन कुमार। हाँ नमन बताओ पवन। नमन नमन ठीक बताओ। सर एक बार आप क्वेश्चन ठीक से दोहराइए सर। क्या चीज? क्वेश्चन एक बार दोहराइए। पीछे वाले को दो, पीछे वाले जो है, पीछे वाले को दो। हाँ, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्त दिवस पर मैं सर कुमार आशीष सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मोतिहारी को वैसा बना दिया है कि मैं आपको पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ और फर्स्ट टाइम मोतिहारी में रह के मैं पहली बार ऐसा SP देखा हूँ जो पूरे समाज को चेंज करने का बात करता है। First of all, I am big fan of you, sir. I am big fan of you. थैंक यू। सर आपने ऐसा सवाल किया है सर कि मैं क्वेश्चन को जवाब देने के लिए ही बना। जवाब संक्षिप्त रखें क्योंकि बाकी लोग भी हैं, एक दो लाइन में जवाब दें। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, वहीं से बोलो, वहीं से बोलो। हाँ। अच्छा बिना माइक से बताओ जहां तक आवाज जा सके। चलिए हम समझ गए, चलिए बैठ जाइए, हम समझ गए। माइक बहुत काम नहीं कर रहा है, आपकी भावनाओं को समझ गए। सर एक बिहार के गमछा है सर। हाँ? ये बिहारी गमछा है सर। और बिहार में सर वो बात है सर जो यहाँ चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले स्टार्ट हुआ। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी और यहाँ पे सर तो हम लोग किस बिंदु पर डिस्कस कर रहे थे कि IAS IPS कौन बनते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि कोई बाहर के लोग नहीं है, सब आपके आसपास के ही हैं, आपके समाज के। हो सकता है आपके बगल में जो बैठा हुआ लड़का है या लड़की है वो बन जाए। क्यों, कैसे बन सकता है भाई? क्या कारण है आखिर कि एक बन सकता है दूसरा नहीं बन सकता? कभी आप लोगों ने सोचा इस बात को? इस बात को जरूर सोचिए कि कैसे बन सकते हैं। बनने वाले क्या करते हैं? वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आते, बस वो काम थोड़ा सा अलग करते हैं। क्या थोड़ा सा अलग करते हैं भाई? इधर उधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, अपने काम से काम रखते हैं, पढ़ाई से मतलब रखते हैं, माँ बाप क्या कह रहे हैं उससे मतलब रखते हैं, कोचिंग में, क्लास में, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है उससे मतलब रखते हैं। फालतू की इधर उधर करने वाले नहीं बन पाते। बना हो तो कोई बता दीजिए हमको कि जो फालतू करता था बन गया। नहीं ना? तो दूसरी सीख ये रही, पहली सीख तो आप लोगों ने क्या नोट किया
कागज कलम हमेशा साथ में रखिए कि जहां पर जिससे भी जो अच्छा सीखने को मिले, फिर वो चाहे हमारा सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, चाहे हमारे कलेक्टर साहब ही क्यों ना हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब क्यों ना हो, जहां से जिससे भी जो सीखने की चीज मिलती है उसको जरूर सीखना चाहिए, उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। दूसरी सीख ये है कि फोकस स्टडी करिए कि हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, हमें अच्छी चीजों में ध्यान देना है। आप लोग ये जान के चलिए कि आजकल जो डेविएशन हो रहा है, फिर सवाल उठता है भाई इतने सारे जो विडंबनाएं हैं, आसपास सब कुछ घटित हो रहा है, और आजकल तो फ्री इंटरनेट का भी जमाना है साहब, है जियो का डेटा है। कई लोग बच्चे लोगों को देखा हमने कि वो टारगेट लेके चलते हैं कि 24 घंटे में हमको 1.5 GB का डेटा खत्म कर देना है। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? अगर करते हैं तो सावधान हो जाइए। हमारे फेसबुक पेज से कितने लोग जुड़े हुए हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें से यहाँ तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लगातार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे पूछते रहते हैं कि सर कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमको टिप्स दीजिए। तो पहला टिप तो हम ये देते हैं कि बाबू तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर छोड़ो। तो इससे बड़ा डेविएशन का कारण और कोई नहीं। जब तक कि आप कुछ बन नहीं जाते, सक्सेसफुल हो नहीं जाते, तब तक इन सब विडंबनाओं से एकदम तौबा कर लीजिए कि ये डेविएशन है, इससे आपको फायदा नहीं होने वाला। फायदा सिर्फ उनको हो सकता है जो डेडिकेटेडली उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो आपको यूपीएससी की, बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, बैंकिंग क्लर्क की तैयारी करवाते हैं। वैसे भी कुछ ग्रुप हैं, लेकिन वो बड़े चुनिंदा है। बाकी सब जो है लाइक्स के नाम पर, अपनी रीच बढ़ाने के नाम पर वो पैसा कमाते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपका टाइम बर्बाद करते हैं। आपका डेटा तो खैर बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन डेटा बचाने के चक्कर में आप लोग ऐसा नहीं करें। पीछे जरा शांति बना करके रखिए, यहाँ पे आवाज ज्यादा हो रही है। हाँ, तो तीसरी सीख ये मान के चलिए कि ये जो आजकल के जमाने में फ्री डेटा है, हमारा संस्कार फ्री नहीं है, हमारे जो जीवन का दिनचर्या है वो फ्री नहीं है। 24 ही घंटे हैं साहब। अगर आप 3-4 घंटे मोबाइल में लगा देंगे कि दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, आज हॉटस्टार पे कौन सा नया सीरियल आया है, आज नेटफ्लिक्स पे ये देखना है, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि वो लोग जो है वो बना के कमा रहे हैं और आप जो है लगा करके बर्बाद कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो चीज दी गई है ये दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार समझते हैं, इससे फायदा भी हो सकता है, फायदा लेकिन कम होगा जब तक आपके अंदर जो है ना हंस वाली प्रवृत्ति नहीं आएगी। हंस क्या करता है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही। अगर उसको पानी मिला हुआ दूध दे दीजिए तो वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो वैसे ही एक एक विद्यार्थी को, एक एक प्रतिभागी को बनना पड़ेगा कि उनके लिए क्या अच्छा है उसको दूध समझ के ग्रहण कर लेना है और बाकी चीजों को छोड़ देना है। नहीं, अगर आपको ये नहीं आ पा रहा है, नहीं सीख पा रहे हैं, तो मुश्किल होगी, आपका समय बर्बाद होगा, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कम होती चली जाएगी। फिर सवाल आता है कि इस पढ़ाई के दौरान हम कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, है ना? कहीं कुछ विडंबना हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, किसी के घर में समस्या है, किसी के पास परेशानी है और बहुत तरह की चीजें। एक तो हमने सोशल मीडिया डिस्कस कर लिया, और भी है कि देश दुनिया में ये हो रहा है, फलना हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कुछ भी। जो चिंता करने वाले हैं, जिनको लगता है कि जिंदगी में बहुत दुख है, उनके लिए चिंताओं की कमी नहीं होती है। तो जो हमारे ट्रू विद्यार्थी, उनके लिए हमारी चौथी सीख ये है, कभी आपने देखा है जो टांगा में या घोड़ा चलता है कैसे चलता है? उसके इधर ऐसे लगा हुआ रहता है, देखा तो? ताकि इधर नहीं देखे, इधर नहीं देखे। क्यों? कंसंट्रेशन सामने बना रहे। एक विद्यार्थी को ये करना होगा कि आपको जितनी भी अलग अलग की चीजें हैं उन सब की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान किस में होना चाहिए? आपका लक्ष्य जहां है, फिर वो लक्ष्य एसएससी हो, सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, कस्टम एक्साइज, बीपीएससी, यूपीएससी, एमबीए, कैट, जो भी हो, आपको लक्ष्य निर्धारित करना है और उसकी तरफ घोड़े के माफिक बढ़ना है। समझ गए? फिर आता है सवाल कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कई लोगों को लगता होगा, है ना? नहीं है, सब लोग अमीर घर से हैं। अच्छा चलिए, अगर आप लोग अमीर घर से होते, टाटा बिरला से होते तो यहाँ नहीं बैठे होते क्या?
तो हम लोग तैयारी नहीं कर रहे होते। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग हम लोग इसी तरह से लोअर मिडिल क्लास घर से हैं, तभी हम लोग सपना देख रहे हैं कि हम लोग सरकारी नौकरी करेंगे, समाज सेवा करेंगे, घर परिवार का भी जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। तो कई लोगों के सामने समस्या होती है कि साहब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, दिल्ली पटना जाना पड़ता है, पटना दिल्ली जाना जरूरी है, घर से पैसा नहीं मिल रहा है। ये जान लीजिए कि ऐसी समस्याएं यहाँ पर हम में से लगभग हर एक के सामने आती है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पास कोई समस्या नहीं है। कोई कह सकता है क्या? यहाँ बैठा हुआ कोई कह दे हमको कि उसके पास कोई समस्या नहीं है। सभी के पास कुछ न कुछ समस्या रहती है। किसी के पास आर्थिक स्थिति खराब होती है, किसी की सामाजिक स्थिति खराब होती है, किसी के हाथ पांव ही नहीं रहते। आपने देखा है किसी का हाथ ही नहीं रहता है, किसी का आंख बड़ा कमजोर रहता है, किसी को चलने में दिक्कत होती है। तो ये एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आपको ये चीज खराब है इस वजह से आप नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीज आपको समझ के रखना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे पास ये परेशानी है, ये सब समस्याएं हर एक के पास है। किसी से आप पूछ लीजिए, वो नहीं कहेगा कि मेरे पास एकदम आइडियल कंडीशन है, अब हम बैठेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे और एग्जाम निकाल लेंगे। कह सकता है क्या? नहीं कह सकता ना। तो ये समस्या आपके सामने आएगी और उस समस्या का समाधान निकालना भी हमारा ही काम है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो देखिए आप सक्षम हैं तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमने भी पढ़ाया था। हम भी दिल्ली में रहे हैं, तो जो समस्याएं लोअर मिडिल क्लास की रहती हैं, कुछ लिमिटेड पैसे आते थे, 1000-1200 रुपये आते थे घर से, पिताजी इससे ज़्यादा दे नहीं पाते थे, ना हम इनसे मांगने जाते थे। तो क्या कर सकते थे भाई? तो ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाया हमने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। हमारी कहानी आप लोगों ने सुन ली होगी, सुनी है कि नहीं? पढ़ी होगी। तो आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है, स्ट्रगल सबके सामने आता है। तो ये स्ट्रगल जो है आप लोग के जीवन में भी आने वाला है, नहीं आया है तो आएगा, या अगर आप फेस कर रहे हैं तो उससे निकलना सीखिए। जो पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में सोचिए कि हम कैसे उस स्थिति से पार कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, किताबें नहीं मिल रही हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, ये सब चीजें बेमानी हो जाएंगी जब आप अपने अंदर प्रकाश को डालेंगे। वो प्रकाश कहाँ से आएगा? वो क्या आएगा, कैसे आएगा? अब उसके लिए कहानी सुनिए। गौतम बुद्ध का नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत बड़ा। गौतम बुद्ध जो है, जब उनका निर्वाण हो रहा था, मरने वाले थे, इस धराधाम से जाने वाले थे, शैया का त्याग करने वाले थे, उन्होंने बता दिया था कि अब हम इतने बजे निकल देंगे। तो उनके जो शिष्य थे भंते आनंद, नाम सुना है आप लोगों ने? भंते आनंद बहुत फूट फूट के रोने लगे कि सर कैसे होगा, आप तो चले जाइएगा प्रभु, अब हम लोगों को कौन रास्ता दिखाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा, कैसे हमारा कल्याण होगा? तो उन्होंने कहा अब दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो, प्रकाश अपने अंदर जगाओ, और जब आप जगोगे तभी आप समाज में उजाला ला सकते हो, समाज में प्रकाश फैला सकते हो। तो जरूरत यही है, अगर आपको समाज में कुछ करना है, समाज के लिए आना है और चाहते हैं कि इस तरह से आपको लोग, हजारों लोग सुनने आए, आपके एक बात से समाज में कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो उसके लिए आपको जो है दीपक की तरह जलना होगा। दीपक क्या करता है? अपना मुंह जलाता है। देखा है आप लोगों ने? दीपक का मुंह जलता है, समाज में रोशनी फैलती है। तो जिस राह पर आप लोग चलना चाहते हैं, या यहाँ हमारे बैठे जो अफसरान आपको दिख रहे हैं, सभी अपना मुंह जला रहे हैं। क्यों? तो समाज में रोशनी फैलानी है, समाज को कुछ आगे बढ़ाना है। और आप जो प्रतिभागी हैं यहाँ पर, उन सबसे भी हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि आपके समाज में जो जो बुराइयां हैं, जहाँ जहाँ पर कमी रह गई है, उसको दूर करने के लिए आप लोग अपने आप को दीपक की तरफ प्रज्वलित करिए, ताकि समाज में रोशनी फैले, आपके आसपास, आपके गांव शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में उजाला फैल सके। फैलाएंगे ना? कितने लोग फैलाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया।
तो इन चीजों को आपको सीखना है, नोट भी कर लेना है, और जहां जो नहीं आ पाए हैं, जो आपके साथी है, उन तक ये बात पहुंचा देनी है कि भाई ये आवाहन है, ये कॉफी विद एसपी सिर्फ हम यहाँ पर दिखावा करने के लिए नहीं बुलाए, यहाँ पे आप लोगों से बातचीत करने के लिए जो हम लोग का अनुभव है, जो हमारा संघर्ष है, उसको हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों से शेयर करें, ताकि हमारे जो अनुभव है उनसे आप कुछ सीख सकें। दुनिया में ज्ञान प्राप्ति के दो रास्ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है कि इस रास्ते पे हम चले, यहाँ पे गड्ढा है, गिरे, फिर हमको समझ में आया कि भाई साहब यहाँ पे गड्ढा है, इधर से नहीं जाना है। दूसरा कि हम देख रहे हैं यहाँ फलनमा जा रहा है, वो गिरा था वहां पे, इसका मतलब वहां पे गड्ढा है, उधर नहीं जाना है। बात समझ गए? ज्यादातर लोग जो है पहले क्वालिटी के होते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुद प्रैक्टिस करें, खुद देखें, ताकि उसके बाद हम सीखें कि हाँ सही बोलना है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, दूसरे की गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी, और तब आपका समय बचेगा, धन बचेगा, और जो है आपका दिमाग खर्च होने से बचेगा। तो ज्ञान प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं? आपके आसपास जो कुछ गलतियां हो रही है या जो कुछ अच्छा हो रहा है, उससे सीखने की जरूर कोशिश करिए। समझ गए? पांचवा पॉइंट ये है, कई लोगों को लगता है जो सवाल आप लोग पूछेंगे वो हमको लगभग समझ में आ चुका है, क्योंकि हम भी आप ही के जैसे स्टूडेंट रहे हैं, 10 साल पहले की बात है। सवाल ये आप लोग पूछेंगे कि सर पटना जाना जरूरी है, दिल्ली जाना जरूरी है, यहां से नहीं पढ़ाई हो सकता, पूछना चाहते कि नहीं? तो ये सवाल जो है फिर से वही चीज पे आके लग जाता है कि आपके अंदर सक्सेस पाने के लिए कितनी ललक है, कितनी आग है, क्योंकि सब चीजें आजकल आपको इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे मुहैया हो जा रही है, फिर वो चाहे दिल्ली का कोचिंग हो, पटना का मटेरियल हो, या जो भी हो। बस शर्त यही है कि इंटरनेट जैसी दुधारी तलवार को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। समझ गए? तो जब आप अपनी तैयारी इतनी अच्छे से कर लेंगे, वहां से कांटेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे सामने कई ऐसे लोग हैं, अभी सौरभ ने भी बताया कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी, हमने भी कोई कोचिंग नहीं किया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कोचिंग के निकल जाते हैं। तो आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, अपने अंदर उतनी जिजीविषा, अपने अंदर उतना ज्ञान का जो है आपके अंदर भूख होना चाहिए कि आपको जहां भी ज्ञान मिले उसको ले लेना। समझ गए? तो सक्सेस पाने के लिए पटना, दिल्ली, मुंबई जाना आवश्यक नहीं है। सब ये आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मटेरियल को लेते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए दिन में 24 घंटे ही होते हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, कुछ सीख रहे हैं, और यही 24 घंटे में पढ़ाई कर रहे हैं। यही 24 घंटे में जो अगले साल का टॉपर होगा वो भी पढ़ रहा होगा, कहीं पढ़ रहा है ना, उसके पास भी 24 घंटा ही है ना, 48 घंटा तो नहीं पढ़ लेता है वो, उसके पास भी 24 घंटा है। तो इस 24 घंटे का मैक्सिमम यूज आप कैसे कर सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है, कोई और बताने नहीं आएगा। आप जिस विषय में मजबूत हैं उस पर ध्यान दीजिए, जिसमें नहीं है उस पर और ज्यादा ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो है जो बीच में स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, अभी चंद्र प्रकाश ने बताया, सौरभ ने बताया, फखरे आलम ने बताया, तो उन सब चीजों को नोट करना है। उसको हम एक बार फिर दोहरा देंगे कि कैसे हम लोग तैयारी करते थे। इसके बाद एक सवाल और आता है कि साहब सब्जेक्ट क्या रखें? आता है ना? सब्जेक्ट लोगों ने डिसाइड किया है? कितने लोगों का सब्जेक्ट डिसाइडेड है कि हम ये सब्जेक्ट लेंगे? क्या लोग सब्जेक्ट बताओ? पॉलिटिकल साइंस। बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल साइंस का फादर कौन कहलाता है? कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ पे आइडिया ये नहीं था कि आपको जानकारी नहीं है ये बताना, यहाँ पर ये आइडिया है, बताने का उद्देश्य ये है कि जिस सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं उसमें आप मास्टर हो। बात समझ गए? कि अगर आपने कुछ भी बोला उसके बाद सामने वाला कुछ भी बोल दे, हम उसको पटक देंगे। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बस यही क्राइटेरिया है किसी सब्जेक्ट को चुनने का। बात समझ में आ गई? अब देखिए हम अपना उदाहरण बताते हैं। आप लोगों ने अभी तक इन लोगों के उदाहरण सुने, अब हमारा उदाहरण सुनिए। हमने जेएनयू में फ्रेंच भाषा में पढ़ाई करी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जेएनयू में फ्रेंच में और ऐसी 8 भाषाओं, विदेशी भाषाओं में ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी। ठीक। अब ये 12 साल की पढ़ाई जो हमारी थी, अगर उसके बाद भी हम ये फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं ले तो लानत है।
बात समझ में आ रही? और हमने इस यूपीएससी के एग्जाम को फ्रेंच भाषा से लिखा था। ये पता है आप लोगों को? नहीं पता है। एक और रिकॉर्ड, ताली बजा के रखी, ताली बजा के रखी, ताली बचा के रखी। और एक और रिकॉर्ड है हमारे नाम पे कि इस पूरे देश में फ्रेंच भाषा से आईपीएस बनने वाले हम पहले और आखिरी इंसान। पहले इसलिए कि इससे पहले इस भाषा को लेके कोई आईपीएस बन नहीं पाया, और आखिरी इसलिए क्योंकि मेरे पास करने के 2 साल के बाद ये सब्जेक्ट तो अब आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट चुनने का क्राइटेरिया क्या था। मेरे सामने किसी का एग्जाम्पल नहीं था जिससे भी हमने बात किया कि साहब हम फ्रेंच सब्जेक्ट रखना चाहते हैं यूपीएससी में। सबने कहा मत रखो, किसी का होता नहीं है। क्या समझ रहे हो? किसी का होता नहीं है, दिक्कत में पड़ जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने रखा, एग्जाम दिया, अच्छे नंबर आए और आज आप लोगों के सामने खड़े हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो भी आप चुने पकड़ मजबूत रखें, है ना, जिसमें आपको मन लगता हो। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, पब तो हमेशा से जो है प्रैक्टिस में रहता है। जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहें बिल्कुल रखिए, लेकिन अपनी कुव्वत को जरूर जानिए कि आपने कितनी लगन से पढ़ाई करी है। फांकी तो नहीं मारे थे, है ना। और कोचिंग के भरोसे बहुत मत रहिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर ये आग नहीं जलाते हैं सब्जेक्ट पढ़ने की, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि हम कर सकते हैं, इसमें थॉरो है, इसमें कुछ भी पूछे तो हम इसमें बता देंगे, तब तक उस सब्जेक्ट को मत रखिए। और उसको इतना पढ़िए, इतना प्रैक्टिस करिए कि सामने वाला जो है मजबूर हो जाए, कहे कि नहीं आपको तो बहुत जानकारी, आपसे ज्यादा जानकारी हमको नहीं है। आप लोगों ने राजेंद्र प्रसाद की कथा सुनी होगी, भारत के पहले राष्ट्रपति आपके बगल के जीरादेई के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कहानी थी उनकी पता है? सबको पता है कि वो जो है 10 क्वेश्चन आता था, उसमें रहता था कि इन्हीं 5 या 7 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे? सभी का आंसर लिख दिए, एग्जामिनर को बोले कि कोई 10 में से 5 चेक कर लेना। बात समझ में आ रही? जानकारी इतनी होनी चाहिए कि फिर उसमें आपको कोई ज्ञान नहीं दे सके। इतना अपने आप को काबिल बनाइए, और काबिल बनेंगे तो कामयाबी झट मार के आएगी। 3 इडियट्स का डायलॉग याद है? मूवी देखते हैं कि नहीं आप लोग? बहुत बढ़िया। 3 इडियट्स देखे होंगे? क्या पसंद आया, क्या उसमें खासियत थी? यही डायलॉग, काबिल बनो, कामयाबी झट मार के आएगी। काबिल आप बनिए, देखिए आपके पीछे लोग दौड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। काबिल बनिए, जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उठा के देख लीजिए। जो भी आपके सामने एग्जाम्पल है, अमेरिका से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर बिहार तक, जो भी आपको चमकता हुआ सितारा दिख रहा है, उसके पीछे ये है कि उसने मेहनत करी है, वो अपनी फील्ड में काबिल है और दुनिया उसको खोजती है। तो इसीलिए आप लोग काबिल बनिए और मेहनत इतनी लगन के साथ करिए कि फिर उसके बाद कुछ बचे नहीं। एक और फिल्म का जिक्र करेंगे, ओम शांति ओम, देखें? कोई बता सकता है उसका फेमस डायलॉग क्या है? बोलो। अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। बहुत बढ़िया। जो लोग सुन नहीं पाए उनके लिए थोड़ा हम बोल दें कि किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो, किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप लोग करके देखिए, जिन्होंने नहीं किया है वो करके देखिए, जिन्होंने महसूस किया है वो जानते हैं। वो इधर के लोग हैं जो आगे बैठे हुए हैं, जो इधर बैठे हुए हैं, वो सभी ने ऐसा किया हुआ अपने अपने समय में। तो वो आप करके कोशिश देखिए, यकीनन उसमें सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी और आपको अपना सपना पूरा करने का सफलता मिलेगा। सपना क्या हो सकता है? सपना क्या होता है? सपना जो रात में सो के देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा था कि सपने देखिए, सपने देखिए, सपने वो नहीं जो अपराधों को सोते हुए देखते हैं।
सपने वो नहीं जो आप रातों को सोते हुए देखते हैं, सपने वो जो आप दिन में जागते हुए देखते हैं, और सपने वो जो आपको रातों को सोने नहीं देते। क्या है भाई ऐसा सपना हम देखे ही क्यों? कोई पूछेगा ना कि दिन में कौन सपना देखता है, उसकी वजह से रात में कौन जगता रहेगा? तो ये वही लोग हैं जो देश को, दुनिया को बदलते हैं, वही लोग हैं। अगर ये सपना न्यूटन नहीं देखते, उनके माथे पे सेब नहीं गिरता, तो आज हम लोग ग्रेविटी नहीं पढ़ पाते। यही सपना जो है रिलेटिविटी की थ्योरी में आइंस्टीन नहीं देखते, तो आज दुनिया उनको नहीं पूछती। तो ये सपना देखना होता है। आपको अपने अंदर ऐसी चीजों को खोजना पड़ता है जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, या जिसके बारे में आपको कर लेना है। ये सपना कुछ भी हो सकता है। ये सपना, चाहे आप बैंक क्लर्क बनना चाहते हो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप चाहे सिपाही बनना चाहते हो, चाहे आप IAS IPS बनना चाहते हो, फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है उस सपने को जिंदा रखिए, उस सपने को देखिए, उसके बारे में सोचिए कि हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। और उसको पहुँचने के लिए जो आपके दिमाग में केमिकल लोचा होगा ना, तब जाकर के आपका पथ प्रशस्त होगा, तब जाके आपको राहें मिलेगी कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने जो है IAS IPS बनने का सपना देख लिया है, तो अब उसको कैसे शुरुआत करेंगे? अब हम लोग बात करते हैं तैयारी की स्ट्रेटजीज पे। हमारे साथ अभी 2-3 साल पहले के पास आउट लोग हैं, इन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताई। जो कॉमन स्ट्रेटजी सामने आती है, जिससे हमने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, लोगों ने पढ़ा है, या आप लोग चाहेंगे तो हम फिर से फेसबुक के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा देंगे। सिंपल सी चीज होती है, मान लीजिए UPSC देना है। UPSC देने आए हैं लोग? कितने लोग UPSC देना चाहते हैं? चलिए ठीक है। तो बेसिकली हम जो बता रहे हैं UPSC के लिए, और उसके साथ किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा। जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, पहले उसका सिलेबस पढ़ लीजिए। क्या पूछता है? सिलेबस देता है ना कि हम फल्ला 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 चीज पूछेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस बता रहे थे ये मेरे साथ, तो पॉलिटिकल साइंस में UPSC क्या सिलेबस कहती है, या BPSC क्या सिलेबस कहती है, वो हमारी जबान पे होना चाहिए। कैसे होगा? साइट पे जाइए, क्लिक करिए सिलेबस, सिलेबस में डाउनलोड करिए, जो सब्जेक्ट दिखता है उसको निकालिए, प्रिंट आउट मारिए और घर के रूम के सामने लगा दीजिए। उसको पढ़िए, रोज पढ़िए। आपके दिमाग में आएगा कि हाँ क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। ये आपका वेवलेंथ सेटअप कर देगा। वेवलेंथ क्या होता है कि देखिए, जो ड्रोन देख रहता है ऊपर नहीं जाएगा, कि नीचे नहीं जाएगा, कि नीचे में रहता है, तो ये जो है वेवलेंथ हो गया। तो वैसे ही सिलेबस जो है आपके वेवलेंथ को बताएगा कि कहाँ तक हमको पढ़ना है, कहाँ से ऊपर नहीं जाना। बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, जितना बताया गया है उतना ही पढ़िए। सिलेबस में जो है उतना जानिए। सिलेबस के साथ पिछले 5 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर लगभग सभी एग्जाम के आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं, उसकी वेबसाइट पर मिल जाते हैं। उसको निकाल लीजिए और उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, खास करके उस सब्जेक्ट का, और उसको पढ़िए। उसको बनाने की कोशिश करिए। बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो बने, 2 बने, नहीं बने। आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि हमने कहाँ तक पढ़ाई करी है, कहाँ तक हमारी तैयारी का लेवल है, कहाँ हमको ज़्यादा फोकस करना है। कई बार होता क्या है कि एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर से कम पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों के वेटेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि हाँ साहब, इस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो वो देख लीजिए। एक तो सिलेबस को पहले डाउनलोड करके पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर करके पढ़िए, बनाने की कोशिश करिए। आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। अब आइए बात, ज्यादातर जगहों पर जनरल नॉलेज पूछा जाता है। जनरल नॉलेज क्या होता है? जनरल नॉलेज क्या होता है तो बताइए। सामान्य ज्ञान। अब ये सामान्य ज्ञान जो है ना, अपने आप में बड़ा ही डाइसी शब्द है। ये धरती के नीचे से आसमान के ऊपर तक कुछ पूछ देगा, कहेगा कि ये सामान्य ज्ञान। तो अब कैसे इसकी तैयारी करें भाई? तो जो चीजें दी गई है, जो आपके सामने गुजरती है, वो कहीं ना कहीं आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करते रहिए। बिहार में खास करके 1-2 किताब का हम जिक्र करना चाहेंगे, हालांकि हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं उसको, नहीं उसको प्रमोट कर रहे हैं,
लेकिन जो हमने पढ़ा था, लूसेंट की किताब आती है जनरल नॉलेज वाली, आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा अच्छा कंपाइलेशन रहता है उसका, उसको हमने भी पढ़ा था। लूसेंट की किताब है और उसमें सारी चीजें जो है एनसीईआरटी की कंपाइल अच्छे ढंग से की गई है। अब चूंकि हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि जो तो लूसेंट की जो किताब है उसमें बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी के जितने फैक्ट्स हैं उसको बढ़िया से उसमें कंपाइल किया गया है। अब उसको जो है उसने एक जगह दे दिया है, तो रिवीजन में आपको सहूलियत हो जाती है। बाकी किताब हम शायद नहीं देखें, इसलिए हम उनके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जो बता रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें जनरल नॉलेज की दी गई है, तो उसको आप लोग चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। तो बिहार बोर्ड में क्या होता है, जब हम लोग पास कर रहे थे तो उस वक्त 14 को सब्जेक्ट होता था, 9वां 10वां का साथ मिला के मैट्रिक दिया जाता था। कितने लोग वैसा दिए हैं हम लोग? तो उस वक्त आपको पता है कितनी परेशानी होती थी। 9वां से 60%, 10वां से 40% ऐसे क्वेश्चन आता था। तो उस वक्त जो पढ़ाई होती थी वो एकदम दिमाग में घुस जाती थी। तो वैसी पढ़ाई जो है उसमें सारी चीजें कंपाइल रहती हैं, तो आपको रिवीजन में सहूलियत होगी, तो वो रिवीजन कर लीजिए। जनरल नॉलेज में जो प्रतिदिन दिन भर आ रहा है उसके बारे में पढ़िए, ग्रास्प करिए कि क्या चीज है, कैसे हमको जानना है। अगर कुछ नया हुआ, अभी जैसे नया आजकल चल रहा है राष्ट्रपति चुनाव, बता रहे जनरल नॉलेज को कैसे आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज जो राष्ट्रपति चुनाव है उसके बारे में कैसे होता है, कौन करता है, कैसे वोटिंग होती है, कौन जीतता है, ठीक है, अब तक कितने राष्ट्रपति बने, कितने उपराष्ट्रपति बने, है ना, इस तरह की चीजें जो है आपको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ लेनी चाहिए। और ये ऐसे समय में आता है, अभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, फिर उपराष्ट्रपति का होगा, कहीं राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, है ना। सिंपल ये बता रहे हैं कि कैसे आप इंटरेस्ट जगा सकते हैं, किन किन चीजों के बारे में आप सोच करके बता सकते हैं कि हाँ हमें ये कर लेना चाहिए। तो ये जनरल नॉलेज की टेक्निक्स है। अब आइए न्यूज़पेपर की बात। एक न्यूज़पेपर आपको रोज पढ़ना चाहिए। कौन सा न्यूज़पेपर? हाँ, हिंदू पढ़ लेते हैं आप, हम तो नहीं पढ़ पाते। हिंदू जो है पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतनी क्लिष्ट भाषा रहती है कि थोड़ा सा परेशानी होता है। एक एवरेज बिहारी लड़के को, लड़की को परेशानी होती है। आपकी इच्छा पर है, आप पढ़ना चाहें। नेशनल न्यूज़पेपर हम कहना चाहते हैं, हम किसी न्यूज़पेपर का फेवर नहीं कर रहे हैं। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस अच्छे माने जाते हैं। अगर इन दोनों को पढ़ सके अंग्रेजी मीडियम वाले तो बहुत अच्छा है। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी परेशानी रहती है। जनसत्ता वगैरह का एडिटोरियल अच्छा माना जाता है, जनसत्ता अगर फॉलो कर सकें, आज फॉलो कर सकें, तो ये सब क्या है कि आपको न्यूज देंगे, अपने व्यूज नहीं आएंगे। बात समझ रहे? कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो व्यूज घुसाते रहते हैं, तो उन सब चीजों में नहीं जाना है। एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ सरकारी नौकरी अप्लाई करने में हमें जो है बुद्ध का मध्यम मार्ग की प्रतिपदा रखना होता है ना, न दाएं न बाएं, न लेफ्ट न राइट। ऐसा नहीं कि एकदम सरकार को गरियाए जा रहे हैं या सरकार को पूरा लिखे जा रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, नहीं। हमें मिडिल पाथ को रखना होता है। यही चीजें हम लोगों ने इंटरव्यू में भी फॉलो करी, यही चीजें राइटिंग में भी फॉलो करनी चाहिए। जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो किसी की बुराई नहीं, किसी की भलाई नहीं, है ना, बीच में बैलेंस। अगर आप बुराई कर रहे हैं तो उसके बारे में दो शब्द अच्छाई के भी लिखिए, तब आपको एक बैलेंस माना जाएगा कि आप ब्यूरोक्रेसी के लायक हैं, आप उसको संभाल सकते हैं। नहीं तो आप पक्षपात कर बैठे हैं, बात समझ, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए, है ना। तो न्यूज़पेपर इसमें बहुत रोल अदा करते हैं। अब आइए न्यूज़पेपर में पढ़ना कैसे? फ्रंट पेज, थर्ड पेज, स्पोर्ट्स का, एडिटोरियल संपादकीय। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया। फ्रंट पेज में जो न्यूज आती है उसको जरूर देखिए किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि फ्रंट पे आने के लिए न्यूज को अपने आप में बहुत खास होना पड़ता है। उस चीज को रखिए क्योंकि वो जनरल नॉलेज का भी पार्ट हो जाएगा, तो उसको जरूर ध्यान दीजिए। अगर उसमें कुछ व्यूज हैं, उसमें कुछ खास खबर है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के है, उसको तो जरूर पढ़िए। फ्रंट और लास्ट ये तो हो गया। एडिटोरियल, को एडिटोरियल, उसके साथ जो पन्ना होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी देखिए। और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर इच्छा है तो स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ लीजिए। हिंदू पढ़ते हैं तो उसमें बिजनेस स्टैंडर्ड करके आता है, वो देख सकते हैं।
संडे का जो आता है वो देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी एडिटोरियल कोडिटोरियल काफ़ी अच्छा होता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा वाले देख लें, जनसत्ता है, जागरण है, जो भी अच्छा पेपर आपको लगता है उसको पढ़ सकते हैं। बस उसमें से चीज़ों को निकालने की हंस वाली चेष्टा चाहिए, है ना। कई जगहों पर थोपे जाते हैं विचार। आजकल टीवी चैनल देखते हैं आप लोग, न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल डिबेट्स के बारे में देखते हैं क्या क्या चलता रहता है। उन सबसे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब होना चाहिए कि देश में एक्चुअली क्या समस्या है, कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, समझ गए। तो ये जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने में बहुत संजीदगी के साथ करना चाहिए। दूसरा एक और एडवाइस करेंगे, आप लोगों में से बहुत लोगों की हिंदी खराब होगी, किसी की अंग्रेजी खराब होगी। कितने की हिंदी खराब है? हिंदी सबकी अच्छी है, अंग्रेजी खराब है। अरे शर्माइए नहीं, हम भी हाथ उठाए हुए हैं। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है। हम तो ये मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमने फ्रेंच सीखने में लगाई थी। आपने सोच लिया कि हमारी अंग्रेजी खराब है, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारी फ्रेंच अच्छी है। एनीवेज, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिसकी जो खराब है, हिंदी खराब है या अंग्रेजी खराब है, आप उस भाषा में डायरी लिखना शुरू करिए। डायरी क्या होती है? डायरी किसी ने लिखी है? बढ़िया। जिन्होंने नहीं लिखी है वो छोटी सी डायरी आती है, बाजार से भी ले सकते हैं, बहुत जगह आजकल गिफ्ट में मिल जाती है ना। मेडिकल वाले या कैलेंडर वाले, एलआईसी वाले आपको दे देंगे, जितने लोग हैं तो वहां भी मिल जाएगी, या खरीद लीजिए। डायरी का उपयोग इसमें जरूर कीजिए, जो हमने भी किया था अपने जमाने में। जिस भाषा में आपको लगता है कि आपका तंग हाथ है उसमें लिखने की कोशिश करिए, हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। और उस चीज को क्या लिखेंगे भैया आप उसमें? ये नहीं लिखेंगे सुबह उठा मैंने ब्रश किया, उसके बाद 4 लोटा से नहाया, उसके बाद 2 गिलास सत्तू पिया, ये नहीं लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे? वो चीजें जो आपको रिफॉर्मुलेशन पर, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पे, उस चीज के बारे में सोचने के लिए, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए जो आपको मदद करे। जैसे आप आज का लिखेंगे कि आज हम गए थे कॉफी विद एसपी प्रोग्राम में, वहां पर घुसे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसा था, तो आपको इसमें शब्द नहीं मिलेगा, है ना। वहां बाहर में बहुत सारी मशीन लगी हुई है, हमारे बहुत सारे कांस्टेबल लगे हैं जिन्होंने आपको ऐसे ऐसे सर्च किया होगा। यहाँ आए, यहाँ बैठे, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, एसी में ठंडक लग रही थी, है ना। यहाँ एक स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे डीएम साहब आए, उद्घाटन किया उन्होंने क्या बोला। अब आप उसको लिखने की कोशिश करिए, है ना। एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, कमांडेंट साहब ने क्या बोला, है ना। उसको याद करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेजी में हो गया। डायरी में ये चीजें आप नोट डाउन करिए। ये नहीं कि हाँ 5 बजे हम उठे, 5:30 बजे गांधी मैदान गए, 4 चक्कर दौड़े, वो है अपनी जगह पर है। चीजें वो लिखनी है जो आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में मदद कर सके। इससे आपको अपनी भाषा पे पकड़ मजबूत होगी, वोकैबुलरी मजबूत होगी। जो चीजें नहीं आती हैं उसके बारे में जरूर देखिए, डिक्शनरी में देखिए, पूछिए साथियों से और उसको लिखिए। और इस लिखावट को अगर कोई आपका साथी चेक कर सकता है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, माता है, पिता है, जो भी सक्षम है, अगर वो चेक कर सकता है तो आप इजी हैं उससे चेक करवाने में। डायरी बहुत ही पर्सनल चीज होती है, सब लोग किसी को नहीं पढ़ने देता है। अगर नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर जहां पर चेक करवा सकते हैं बिल्कुल चेक करवाइए, जहां पे नहीं करवाना चाहते हैं कोई बात नहीं। 1 हफ्ते के बाद आप स्वयं उस डायरी को उठाइए, अपनी डायरी खुद पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहां पर इज आर मिस कर दिया, कहां पर आपको टू लिखना था, कहां पर आपने फ्रॉम लिख दिया। अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, व्याकरण में कहां पे गलती हो रही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहां पे गलती हो रही है, कहां पर हमको कुछ और अच्छे से लिख सकते थे, वो चीजें आपको 1 हफ्ते के बाद समझ में आ जाएगी कि साहब यहाँ पे हमको अच्छा करना था। और ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम फ्रेंच भाषा सीख रहे थे तो हम अपनी डायरी फ्रेंच में लिखते थे और 1 हफ्ते के बाद उसको पढ़ते थे या 10 दिन के बाद पढ़ते थे तो लगता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो इससे आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी, सृजन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आप सोच रहे हैं, दिन भर आपने चीजों को देखा, उसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं। जाके जरूर लिखिए, क्या जसपी साहब ने ये बताया, उन्होंने इस बात पे हंसाया भी, इस बात पे हमको डांटा भी,
बात समझ रहे हैं? तो इससे आपकी वोकेबलरी, आपका जो सोचने का क्षमता है, जिसको एक्सप्रेस करने की क्षमता है, वो बढ़ेगी और ये आपको फायदा देगा आने वाले जीवन में, न सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा में बल्कि ऐसे स्टेज पे इतने लोगों के सामने खड़ा होकर बोलने के लिए भी। ठीक है, अब आइए क्या समस्या होती है। लेखन वाली बात हमने बता दी। जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई एडिटोरियल वगैरह का समरी पढ़ करके अपने शब्दों में लिखने की जरूर कोशिश करिएगा, ये भी आपको एक्सप्रेसिव बनाएगा राइटिंग, है ना। और सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसको 2 पेपर कम से कम देने होते हैं यूपीएससी में भी, तो उन सब्जेक्ट के नोट्स बना लीजिए। आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो बहुत अच्छा, हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो परेशानी होगी, फिर आपको जो है इधर उधर के चीजों में आपको लगना पड़ेगा। तो ये है कि अपने हैंड रिटन नोट्स अगर आपके जनरल नॉलेज के, सब्जेक्ट मैटर के मिल जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा रहेगा। उसको जो है अपना काम कराना शुरू करिए। समझ में आ रहा है या फिर ऑटो मोड में आ गए हैं सब लोग सुनते सुनते? चलिए, अब सवाल आता है कि कहां से शुरुआत करें, कब शुरू करेंगे? बताइए, तैयारी कब शुरू करेंगे? आज रात से, कल से, एक हफ्ता बाद से? यही चीज है, जब समय मिले तभी से, अभी से करना शुरू करिए, अभी से सीखना शुरू करिए, है ना। कई लोगों को लगता है कि साहब हम तो एकदम नए हैं, हम कैसे थोड़ा सा भी ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। नहीं, ये तैयारी हम आपको बताएं बहुत पहले से शुरू हो जाती है। और जरूरी नहीं कि जो है आपने जितनी तैयारी करी 6 महीना में तैयार करके आप बन गए तो बन गए, नहीं। याद रखिए, जिसका जितना संघर्ष बड़ा होता है उसकी जीत जितनी शानदार होती है। ताजमहल बनने में 20 साल लगा था, आज भी लोग याद रखते हैं कि नहीं? तो मेहनत जितनी आपकी होगी, संघर्ष जितना बड़ा होगा, लोग उतनी याद रखेंगे, उतनी ही जो है आपको सफलता मिलेगी और उतने ही लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छा काम हुआ, जितना संघर्ष करेंगे। फेल्योर होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ जो बैठे हुए सब एक बार में सक्सेसफुल हो गए। हमारा भी चौथा अटेम्प्ट था जब क्वालिफाई किए, पहला बार दिए पीटी नहीं निकला, पीटी नहीं निकला, दूसरा बार में इंटरव्यू तक पहुंच गए, लगा कि अब सिलेक्शन हो जाएगा। 2010 नहीं हुआ, फाइनल जाके। आप समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके सांप सीढ़ी वाला खेल खेले। 99 पे जो काटता है सांप, याद है? 99 पे काटना इसी को कहते हैं, आप इंटरव्यू दे दिए और उस लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आया। और उससे भी बदतर क्या हुआ कि उस साल फिर पीटी भी नहीं हुआ। समझ रहे? कॉन्फिडेंस ही जोड़ कर गया, एकदम डगमगा गया, हम तो इंटरव्यू दे दिया, अब तो होने वाला था, और पता चला कि अगले दिन हमको एग्जाम में फिर अपीयर होना है, पीटी नहीं हुआ। फिर से सारी चीजों को रीएनर्जाइज कर करके, जैसे जनरेटर घुमाते हैं, घुमा घुमा करके एनर्जी को बचा करके अगले साल जब एग्जाम में बैठ रहे थे तो पता चला कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, सीसेट लॉन्च हो गया। ये संघर्षों की बात अगर करें तो संघर्ष हम लोगों में से सभी को करना पड़ता है। अब ये है कि इतने बड़े फोरम पे आपसे बात हो रही है तो कुछ बता दे रहे हैं, संघर्षों का अंत नहीं है किसी की जीवन में। तो जैसे ही हम लोगों ने जो है इतना 3 साल मेहनत किए और अगले साल पता चला कि अब जो है सीसेट आ गया, सीसेट में क्या होगा भाई, तो मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, अंग्रेजी पूछेगा, पता ही नहीं चल रहा। हम लोग ह्यूमैनिटीज वाले, लैंग्वेज वाले, खूब मेहनत किया उसमें, थैंकफुली निकला, आगे भी पढ़े, मेंस लिखा, इंटरव्यू गए और इस बार सिलेक्शन हुआ। बताने का ये मतलब है, बताने का ये मतलब है कि परिस्थितियों से हार नहीं मानना है, परिस्थितियों से हार नहीं मानना है, तरीका बदलना है, तरीका बदलना है। कल भी हम एक जगह जिक्र कर रहे थे, नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाए। किसी चीज को देखने का नजरिया बदलिए, है ना। बहुत लोग जो है कहते हैं कि साहब क्राइम बढ़ गया है, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं मर्डर हो रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर वो हो रहा है। कहाँ नहीं होता है, जरा बताइए। पिछले साल नहीं हुआ था, या पूरे बिहार में नहीं हो रहा है, या अमेरिका में नहीं हो रहा है, ये तो होगा। समाज है, ये जो द्वेष भावना है,
ये जो कष्ट है, ये जो अभाव है आदमी आदमी के बीच में, जो डिफरेंस है क्लास का, अपराध तो होगा। अपराध के बाद पुलिस कैसे काम करती है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। कितना हम लोगों ने पकड़ा है, कितने को भेजा है और अब कितना बाकी। जितनी त्वरित कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं। खैर अभी पुलिसिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम लोग तैयारी की बात करेंगे। तो ये जो है परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। अभी रीता मैडम आपको दिखा रही थी कि बाज के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। ये तरीका है परिस्थितियों को, चैलेंजेस को कैसे हम टैकल करते हैं। कौवा तो सोच लिया कि हम बाज के ऊपर बैठ गए तो हम राजा हैं, लेकिन जैसे ही बाज ने अपना जो है ऊपर बढ़ाया, बाज जो है आपके स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाता है, पता है नहीं, ज्योग्राफी वाले जानते होंगे, स्ट्रेटोस्फेयर तक चला जाता है। जब वायुमंडल खत्म होने लगता है तो वो गिर जाता है। जब आंधी चलती है तो ये बाज जो है ना, आंधी से बाहर नहीं जाता, फेंका नहीं जाता छोटी चिड़ियाओं की बात बता, वो आंधी से ऊपर उड़ने लगता है कि लो करो तुम कोशिश कर तुम पहुंचते हो, समझ। तो आंधी के ऊपर चला जाता है। इतनी मदद, इतना आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए, इतना लगन होना चाहिए कि हम जो है चाहे जो सामने आए हम उसको पार पा सकते हैं, हम उससे ऊपर जा सकते हैं। हम कोशिश करके हार नहीं मानेंगे, हम जो है सफल होके रहेंगे। ये लाइन आप जरूर आज लिख लीजिए, अपने टेबल पे लिखिए, अपने सामने दीवार पे लिखिए, जहां पर भी आप रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, किताब में लिखिए, उसको जरूर करिए। और जब किताब पढ़ते हैं अंडरलाइन करते हैं दिलों की नहीं, हम बहुत दिन तक नहीं किए। हमको लगता था कि तो विद्यार्थी है, विद्या माता है, काहे गरगला है। लेकिन जब नोट्स बनाने का होता है, जब आपको अच्छे से पढ़ना हो, तो उसमें आपको लाल हरा पेन का इस्तेमाल करिए, ब्लू का, येलो का मार्कर लगाइए, ताकि आपको क्विक मेमोरी में आ जाए। तो ये सब पढ़ने के तरीके हैं, जिसमें आपको किताब में भी रखना पड़ेगा, फोटोस्टेट करिए तो उसमें भी रखना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों के बारे में आपको लगातार कोशिश करनी होगी कि किसी तरीके से सब्जेक्ट मैटर पे आपका पूरा पकड़ बनाना है। और इसके अलावा जो है रिवीजन करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के बारे में। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस, रोज उस चीज को देखना, हफ्ते में एक बार देखना, महीने में एक बार देखना, ताकि इन चीजों की प्रैक्टिस आपके दिमाग में होती रहे। और इसके अलावा जो है बाकी चीजें हम छोड़ते हैं आप लोग के सवाल के लिए छोड़ते हैं कि आप लोग जो है ये देखिए और कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे कि अगर आप लोग पीटी और मेंस निकाल लिए, इंटरव्यू में चले गए या किसी चीज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे? बिहारी लड़कों लड़कियों के सामने यही ज्यादा समस्या रहती है। इंटरव्यू में जाएंगे तो पता नहीं छांट देगा, क्या करेगा, क्या पूछ देगा, है ना, होता है कि नहीं। इंटरव्यू के लिए तैयारी अभी से आपको करनी है। क्या तैयारी करेंगे साहब? इंटरव्यू के लिए तैयारी ये करिए कि एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, सुबह उठ के दौड़ना हो सकता है, जॉगिंग हो सकती है, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, व्हाटसोएवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो। क्यों? बॉडी आपको उस हिसाब से डेवलप करनी होगी, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। और जब आप फिजिकली फिट रहते हैं तब आप मैक्सिमम ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप लोगों ने शायद सुना, यदि गीता का ज्ञान चाहते हो तो पहले फुटबॉल खेल करके आओ। जब तक आप थकेंगे नहीं, जब तक आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी, तब तक नई चीजों को ग्रहण आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए बॉडी को थकाइए, सुबह शाम जब भी आपको मन करे, जो भी खेल पसंद हो, शतरंज मत खेलिएगा, है ना, इसलिए शतरंज भी खेल सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ना कूदना भागना, इससे आपका जो है अंदर और बाहर दोनों की पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बहुत लोगों को समस्या होती है कि साहब हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, सामने वाला कुछ पूछ देता है तो पसीना छूट जाता है हमको, हम थरथराने लग जाते हैं, हम गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, काफी लग जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या टेक्निक है? उसके लिए टेक्निक यही है, अगर बहुत लग रहा है ऐसा तो आईने के सामने आप बोलना शुरू कीजिए जो आपके मन में है। जैसे समाचार पढ़ते हैं ना टीवी पे, देखे
वैसे आप पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें आईने में बोलिए। कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लोगों की नजरों में नजर मिला के बात कीजिए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छी चीजों को सीखिए। कोई अच्छा स्पीकर लग रहा है, बोल रहा है, या न्यूज एंकर बोल रहा है, उसको देखिए कैसे वो बोलता है ना। हिंदी अच्छी करनी है तो हिंदी के न्यूज एंकर को देखिए, अंग्रेजी अच्छी करनी है तो अच्छे अंग्रेजी वाले को देखिए, देख करके भी सीखने की कोशिश करिए। और फिर बाकी चीजें वही है कि आप जो है न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके लिए सोचिए क्या हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान दीजिए। अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं होता है कि 4 दिन का समय मिला है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो देके निकल जाएंगे, इस सफर में नहीं रहेंगे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी कि हाँ हमको 1 साल बाद 2 साल बाद इंटरव्यू देना है, तो हमको अभी से तैयारी करनी होगी। आपको निरंतर बढ़ना होगा, धीरे धीरे एक एक चीज। और जो जो आपकी पर्सनालिटीज में फ्लॉज है, अगर आपको लगता है आपके चलने के ढंग से, आपके बात करने के ढंग से कई लोग हकलाते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में जो है आपका ये आईने वाला प्रैक्टिस बहुत काम करेगा। अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना ये भी जरूरी है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि अंग्रेजी इतना क्या जरूरी है। आप लोग को भी लगता है क्या अंग्रेजी जरूरी है? नहीं आ रही है, सब सोच है क्या? फिर से मौका मिलाए क्या? तो अंग्रेजी इतना क्यों जरूरी है? अब ये देश का सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए, अंग्रेजी जरूरी है। ये जो है इस देश का दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए, अंग्रेजी जरूरी है। अंग्रेजी सबके लिए जरूरी है, जो जान रहे हैं उनके लिए तो है ही, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो अतः आप लोग चाहे खुश रहें चाहे नाराज रहें, प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि अंग्रेजी कम से कम आपको समझनी और जो मिनिमम बोलने वाली चीज है वो आनी चाहिए। नहीं तो जैसे बिहार से बाहर निकलेंगे ना, अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, लोग समझेगा कि आप अनपढ़, आपको नहीं आता है। तो ये परसेप्शन दूर करना है। और दूसरा ये देखते हैं ऑटोमेटिकली जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। जो 4 लाइन अंग्रेजी बोलते थे ना धड़ा तो सामने से जो है लगता है कि अरे तू तो बहुत पढ़ गया, लगता है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर भी ये होना चाहिए कि हमको भी आता है, हम भी जानते हैं, हाँ हमारी चॉइस हिंदी की है तो हम शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर सकते हैं, बट आई कैन टॉक ऑल्सो इंग्लिश, है ना। ये होना चाहिए। अब क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं 6:15 हो गया है, तो हमको लगता है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेंसर की सेशन की तरफ जाएं तो इसके बाद हम लोग बातचीत कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे, भाई अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है, किसी के पास कुछ पूछना है कुछ तो बताइए। सर हम हैं जी। लाउडली बोलिए। कोई बात नहीं, हम बोल लेंगे। सर एक्चुअली मोतिहारी से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जैसे कि गांधी मैदान हुआ, जिला स्कूल हुआ, MS कॉलेज का फील्ड हुआ, वहाँ पे धरती पे बैठ के बच्चे तैयारी करते हैं। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है या धूप ज़्यादा हो जाता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने इसकी मांग भी की थी कि एक शिक्षा भवन का निर्माण हो जाए जिला में, तो बहुत अच्छा उन लोगों को मदद मिलेगा। ये तो है, लेकिन एक मेरा सबसे बहुत ज़रूरी प्रश्न है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे रिक्शा चालक हैं, ठेला हैं, चलाते हैं, अंडा बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, उनके भी लड़के जो हैं उस साधन के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, इस पर छोटा सा ब्रीफिंग सर आपका। और दूसरा चीज़, बहुत सारे यहाँ पे जो छात्र हमारे मोतिहारी के हैं जिस हॉल में बैठे हैं, मिसगाइड होने पे जो आंदोलन होता है छात्रों का, वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पत्थरबाजी होती है, चाहे कुछ भी होता है, और उसमें वो गलत जो करते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन देखने वाले बच्चे फंस जाते हैं और उनको भुगतना पड़ता है। तो उनको उस समय क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उस समय उनको क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, ये हमें लगता है कि इन बच्चों को जो यहाँ बैठे हैं इन्हें ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो गलती किसी और की और लाइफ बर्बाद हो जाता है इनकी। हम दूसरे सवाल से पहले शुरू करते हैं, बैठ जाइए। समझ गए आपका सवाल? थैंक यू सर। सवाल समझ गए। अब ये बताइए कि अगर कहीं पर बवाल मच रहा है तो वहां जाना ही क्यों? क्यों जाना? हम लोग
भी स्टूडेंट रहे, हम लोग भी बच्चे रहे, जहाँ कहीं कुछ होता था हम तो घर में घुस जाते थे, हमको नहीं जाना है वहां पे, पुलिस पकड़ेगी, प्रशासन पकड़ेगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहे लाख पुलिस को गरिया लें, लेकिन आज भी आपके आचरण का सर्टिफिकेट पुलिस देती है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे जो पढ़े हैं, कानून को पढ़े हैं, सीआरपीसी आईपीसी पढ़े हैं, उनको पता है 147, 148, 149 धारा ये कहती है कि जहां कहीं इस तरह का बलवा हो रहा है, अगर मजिस्ट्रेट ने, पुलिस पदाधिकारी ने आदेश दिया है, आपको तत्क्षण वहां से हट जाना चाहिए। नहीं कर रहा है, वहीं से बोलिए सर, वहीं ठीक है। नहीं तो जो कर रहा है, जो देख रहा है, जो वहां पे घूम रहा है, सभी एक ही अपराध के दोषी माने जाते हैं। तो ये जान लीजिए, जो नहीं जानते हैं कि आपको लग रहा है कि आप वहां घूमने से निर्दोष हो जाएंगे, गलत फहमी है। जब भीड़ नाजायज मजमा करार दे दी जाती है तो विधि सम्मत कार्रवाई यही होती है कि जितने लोग हैं वहां पर, अगर उस भीड़ में एक मर्डर किया है किसी ने, तो सभी पे मर्डर का चार्ज लगेगा। ये सेक्शन बहुत कड़ा है, आप लोग इस बात को जान लीजिए और इसमें दोबारा गलती नहीं कीजिए। इस तरह के बवाल से ये हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी बात कर रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कि तोड़-फोड़ विध्वंस बवाल से किसी का भला नहीं होने वाला है। इसलिए अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। पुलिस प्रशासन से उलझने की, झगड़ा करने की, पत्थरबाजी करने की आवश्यकता कहीं नहीं है, वरना जब प्रशासन आएगा तो पूरी सख्ती के साथ आएगा, उसके बाद फिर सामने वाले का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, फिर उसने चाहे पत्थर मारा हो चाहे नहीं मारा हो। अब आइए पहला सवाल आपने किया था, बहुत अच्छा कंसर्न का था कि गांधी मैदान में जो है शिक्षा का एक भवन बनना चाहिए। मेरे फेसबुक पर किसी ने मुझे सजेशन दिया था कि वहां पर शौचालय भी नहीं, और हम जब घूम रहे हैं तो हम देख भी रहे हैं कि कई लोग उसमें ओपन में शौच कर रहे हैं। तो यहाँ पर सदर एसडीओ भी हैं और इनके माध्यम से हम डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पर अगर ये सुविधा बनाई जा सकती है तो हम लोग इसके लिए पहल करेंगे। वहाँ पर शिक्षा के लिए भवन, शौचालय के लिए जो है वहाँ पर कुछ भवन बने, ताकि एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके। मोतिहारी शहर में फील्ड में बैठ के पढ़ाई करने वालों का, रेलवे स्टेशन पे बैठ के पढ़ाई करने वालों को हमने देखा है, उसमें से कई लोग निकलते भी हैं। तो उन सब के जज्बे को, उन सब के जुनून को, उन सब की हिम्मत को हमारा सलाम। बहुत बढ़िया सवाल है। बात तो सही है, एक ही किताब आपने पढ़ी, एक ही किताब हमने पढ़ी, हमारा सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, क्यों? आपको एक वाकया बताते हैं। जिस साल हमारा सिलेक्शन हुआ था, ज्योग्राफी भी हमारा एक ऑप्शन था। ज्योग्राफी का पेपर देने के बाद हम मायूस होकर के निकले, क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर नहीं गया था। लग रहा था कि थोड़ा और अच्छा लिख सकते थे, दोनों पेपर मिलाकर। और हमारा साथी एक था जो हमारे साथ ही तैयारी करता था, वो भी मेंस लिख रहा था। वो बड़ा खुश था कि हमने तो फोड़ दिया है साहब, हमको तो अच्छा नंबर आएगा, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और हम मायूस थे कि हमको लग रहा था कि ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए। रिजल्ट आया, उसका इंटरव्यू में नहीं हुआ, हमारा हो गया। मतलब ये है कहने का कि यही जो मायूसी, यही जो खुशहाली, यही अंतर करता है कि आप क्या उसमें लिख रहे हैं। और ये सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से नहीं होता है, ये आपके पूरे अब तक आपने जो पढ़ा है, जितना सब्जेक्ट का ग्रास्प है, जितना आपने आसपास देखा है, उन चीजों को कैसे आप रिलेट करते हैं, जनरल नॉलेज से, कंटेम्प्रेरी नॉलेज से, समसामयिकी में क्या हो रहा है, उसको कैसे आप उसमें डाल देते हैं। आपका लॉ फील्ड है तो लॉ के लिए खास करके बता देते हैं कि जो आपने सीआरपीसी आईपीसी का क्वेश्चन है या कॉर्पोरेट लॉ का क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप उसको कंकरेंटली अभी क्या हो रहा है, देश में क्या कानून बन रहा है,
किस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किस जजमेंट में उसको वैलिड कराया गया या नलिफाइड कराया गया, उन चीजों को अगर आप डाल देंगे तो आपका आंसर ऐसे हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही रहेगा। तो ये चीजें हर सब्जेक्ट में लागू होती हैं, खास करके कुछ चीजें जो हमेशा चेंज होते रहती है। जैसे ज्योग्राफी ले लीजिए, हम जब ज्योग्राफी लिए थे तब लगा था कि बड़ा हल्का है, ठीक है कि हो जाएगा, मैथ पे आता है। हमारे समय तक मैथ खत्म कर दिया। और ज्योग्राफी में ये दिक्कत है कि हर साल नई नई चीजें जो घुस जाती है। कहीं वॉल्केनो फटा, वो भी डाल दिया, पिछले साल ही फटा था लेकिन वो आ गया क्वेश्चन में। तो इन सब चीजों के बारे में अगर आपको अच्छा आंसर देना है तो आपको आंख और कान दोनों खुला रखना होगा, दिमाग खुला रखना होगा कि कहां से हम क्या चीज जोड़ दें जो कि आपके पॉइंट को वेट डाले। बात समझ में आ रही है? जो सिंपल चीजें अलग करती हैं आपके आंसर को, वो यही कितना एफर्ट आपने डाला, कितनी करंट वाली चीजें आप उसमें घुसा सकते हैं, कितना उसका रिलेवेंसी बता सकते हैं। बाकी थ्योरी तो सब दे देते हैं, थ्योरी में किसी को कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे अगर आपने ध्यान दिया तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ, फिर से एक बार फिर से। तो ये तो थ्योरी और प्रैक्टिस की ही बात है ना, जितना आपने पढ़ा है उसको किस हिसाब से आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लिखा है, यही चीजें जो अभी हमने बताई हैं उसी में कहीं ना कहीं आपका जवाब छिपा हुआ है कि आपको उसको रिफर्बिश करना है, उस हिसाब से सोचना है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हम क्या लिखें कि एग्जामिनर इससे खुश हो जाए, क्या रेलेवेंसी हो सकती है उसकी, है ना। किसी दिन के बारे में आ गया या किसी के बारे में आ गया, कहीं पे ज्वालामुखी, जैसे अभी आपने पढ़ा कि अफगानिस्तान में भूकंप आया, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो अगर कहीं अर्थक्वेक का क्वेश्चन आ रहा है आपके बीपीएससी के ज्योग्राफी में, तो आपने इसका जिक्र कर दिया कि प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से फलना फलना अरेबियन प्लेट और ये इंडियन ओशियानिक प्लेट का जो है टकराव हुआ, जिसकी वजह से अभी रिसेंट में अफगानिस्तान में भूकंप आया, इतने लोग, तो आपका आंसर वैलिड हो जाएगा। मॉडल आंसर तो इंक्लूड्स वो थ्योरी और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मॉडल आंसर के लिहाज से अगर आप जाएंगे तो फिर उसमें जो है थ्योरी ज्यादा बेस्ट होता है, लेकिन जो नंबर आपको फेच करवाएंगे वो यही है कि प्रैक्टिकल चीजें आपने उसमें कितनी डाली, ठीक है। हाँ, यही तो है, इसीलिए तो कह रहे हैं। उसके लिए आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना होगा, हर दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना होगा, क्या लिखना है, कितने समय में लिखना है। और अब जो मेंस का पैटर्न है उसमें 6 से 7 मिनट में आपको 200 वर्ड के क्वेश्चन लिख लेना होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यू कीप कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस, मुश्किल हो, ठीक, प्रैक्टिस करो। देख रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, अभी रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, अभी रुकिए। एक पहल तो यही है जो आपके सामने है, एक पहल तो यही हो गई है जो आपके सामने है। इसमें चौथा सेगमेंट जो हमारा है वो शराबबंदी और पूर्ण नशा मुक्ति का अभियान है, जिसके लिए अभी हम बात करेंगे। ये तो क्वेश्चन आंसर सेंसर सेशन खत्म हो जाएगा, जिसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग देख लेंगे, और तीसरे में हम लोग ये बताएंगे कि आप प्रशासन को कैसे मदद कर सकते हैं, और चौथा हमारा है कि शराबबंदी और पूर्ण नशा मुक्ति में हम लोग आप लोग से कैसे सहयोग दे सकते हैं, उसको हम लोग बताएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लीजिए सर, फर्स्ट ऑफ
ये सब पॉलिसी का चीज है, इसके बारे में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, यूपीएससी से पूछना पड़ेगा इसके बारे में। एक आखिरी सवाल को पूछा दूर से, हाँ वहां से पीछे वाले से पूछ रहे सर, पीछे पीछे उधर पीछे। हाँ तो वो चलाया जाएगा, मेंस के लिए भी चलाया जाएगा, जल्दी ही चलाया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है ना। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन है सर सर मेरा क्वेश्चन है कि सर हमें बोलो। तो यही एकाग्र चित्त के लिए बात सर क्या हमें भाई जैसे सर ही आप किसी चीज में ध्यान लगाएंगे और उसका नहीं होगा तो फिर से उसको पढ़िए, कुछ देर का ब्रेक लेकर के पढ़िए, जिस चीज में पसंद आ रहा है वो चीज पढ़िए, कुछ ब्रेक दीजिए 5 मिनट 10 मिनट का, उसमें इंटरेस्ट जगाइए, कहानी की तरह पढ़िए, विजुअलाइज कीजिए, तो चीजें सर क्या हमें सर हमें क्या कोई और ऑप्शन रखना चाहिए सर कैरियर गाइड? हाँ बोलो 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 बोलो। अरे एक बात नहीं किया तू भाई, बोलो बोलो। ये सब हम लोग जो है वहाँ पे इशू ले लेंगे, चंद्र प्रकाश है वहाँ पे एएसपी हैं, उनसे बात कर लेना। अभी इस फोरम पे ये सब उठाने की जरूरत नहीं है, अभी मिल लेगा ना चंद्र, इनसे बात कर लो, वहाँ जाओ बात करो। ये तो तुम्हारी कैपेबिलिटी पे है ना, हमने अपना भी उदाहरण दिया ना कि हमारे सामने कोई सक्सेसफुल नहीं था एग्जाम का, हमने खुद किया, सारा कुछ किया, सक्सेसफुल नहीं। ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारी चॉइस है, इसके पीछे और कोई नहीं कह सकता कि तुम ये नहीं करो वो नहीं करो। अगर तुम इसमें सक्षम नहीं हो तो बिल्कुल करो चेंज, कोई इशू नहीं। वहीं से बोलिए क्या चीज? मोबाइल और इंटरनेट से संबंधित हाँ सर, आज इंटरनेट और मोबाइल के चलते जो इंटरनेट मिल रहा है सर, उस कारण से सर युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है सर, इसको कैसे सर कंट्रोल किया जा सकता है? यही तो बता रहे थे भाई, यही बता रहे थे, अभी यही तो बता रहे थे, सो रहे थे क्या? चलिए हो गया क्वेश्चन आंसर सेशन, हम लोग बंद करते हैं। आपकी समस्याओं का जवाब हमने दे ही दिया ऑलरेडी। बोलो सर, आपका पुलिस सेवा में आना आपका इच्छा था या मौका? देखो इच्छा तो हमारा नहीं, क्योंकि गरीब है, पुलिस देखते ही डर लगता था, भाग जाते थे, सिपाही चौकीदार से भी डर लगता था। लेकिन अब कुछ होता है कि किस्मत भी कहीं, किस्मत में था कि भाई पुलिस ही बन करके आना है, जनता की सेवा ऐसे करनी है। और जो ये डर था हमारे अंदर, उस डर को हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं समाज में, बाकी और कोई न डरे, जो सज्जन व्यक्ति है वो न डरे, जो दुर्जन है वो जरूर डरे, उन पर जरूर कार्रवाई हो। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मोतिहारी पुलिस का टैगलाइन भी है, परिक्रमाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कितने लोगों ने गौर किया इस बात को? जो साधुजन है उनका परित्राण करने के लिए और जो दुर्जन है उनका विनाश करने के लिए हम पुलिस में आए हैं। हम लोग सभी लोग यहाँ पर हैं, पुलिस के लोग हैं, आपके साथ हैं, और समाज में हम लोग इसी तरह से अच्छा काम करें। बहुत बहुत चलिए अब हम लोग जो है, अब हम लोग तीसरे सेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि यदि संभव हो तो जब आप आईपीएस बने थे और आपका जो स्वागत किया गया था और पिक हम लोग को एक बार दिखाए थे कुछ चाणक्य IAS अकेडमी में प्रोग्राम हो रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे यदि संभव तो दिखाएं ताकि हम मोतिहारी के युवाओं को जोश खरोश आए। क्योंकि आपकी जो स्वागत की उसमें जो मैंने देखा था सिम्टम्स वो एक ऐसी थी कि देखने के बाद ही लोग बच्चों में थोड़ा ज़्यादा जोश और मोटिवेशन आ जाता है। वो यकीनन एक अच्छा मौका होता है जब आपके गांव, आपके समाज के लोग
इसमें एक चीज हम बताना भूल गए, जो मोटिवेशन है इसको लंबे समय तक आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि ये जो परीक्षा है यूपीएससी या बीपीएससी, तो सामान्य परीक्षा नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करेगा ना, जो बहुत लोग मेहनत करके रखा वो भी 200 पे 200 सवाल नहीं बना सकता है। जो टॉपर है इस साल की, उसका कितना % नंबर है? 54 या 55% नंबर है। हमारे समय में भी इतना ही रहता था। इसका मतलब ये है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं उठता, लेकिन सफलता मिलती है। तो आपको ये मान के चलना होगा कि जितना आप पढ़े हैं, जितना आप जानते हैं, आपसे ज्यादा काबिल लोग वहां बैठे हुए हैं। तो आपको अपना ज्ञान अर्जन निरंतर करते रहना होगा और उसी में आगे बढ़ते रहना होगा, एकाग्रचित होकर के और सभी समस्याओं का समाधान करते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा यज्ञ है। आप देखें MBA में, कैट में लोग 99%, 100% ले आते हैं, लेकिन यूपीएससी में नहीं ला पाते हैं। यूपीएससी में कोई है आज तक 100% नंबर लेके आया हो? नहीं ला पाते, क्योंकि इसके सवाल का नेचर, इसमें जो डेप्थ, जो गहराई है, वो बहुत अलग तरीके की है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन आंसर को विराम देते हैं यूपीएससी से रिलेटेड। अब हो गया, अब हम समझ गए, बैठ जाइए, क्योंकि बहुत समय कम है और लोगों को जाना भी है। तो ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसका हम लोग फिर आगे करेंगे। हो सकता है हम रक्सौल में जाके करेंगे, हो सकता है चकिया में करेंगे, हो सकता है आपके आसपास फिर करेंगे, है ना। और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग आते हैं जो हमारा एक सेक्शन होता है, जिसमें कि हम आपसे अपील करते हैं कि कैसे एक अच्छे नागरिक के तौर पर आप पुलिस और प्रशासन को मदद कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस इतनी नहीं है कि हर जगह हर समय मौजूद रहे, लेकिन आप लोग हैं एज ए कॉमन सिटीजन, जहां कहीं भी कुछ भी अपराध घटित होता हुआ दिख रहा हो, जो सामाजिक बुराइयां हैं। अभी एक साहब बता रहे थे कि शराब मिलती है या कोरेक्स मिल रहा है, तो साहब आपने क्या काम किया? आपने इंफॉर्मेशन दिया, आपने हमें बताया, आपने अपने थानेदार को बताया, आपने SDO SDPO को बताया? नहीं बताया। क्यों? तो लोगों को लगता है चलता है, दुनिया है, ऐसा ही समझे। पुलिस प्रशासन को गरिया दिया कि नहीं देखता है, कुछ नहीं करेगा। आपने सोचा है कि एक थाने में 10 आदमी रहता है, वो 10 से आप 10 किलोमीटर का एरिया दिखवा रहे हैं? कभी सोचा इस बात पर? वो क्या हनुमान है, सुपरमैन है, उसको सारा काम करना है, उसको VIP ड्यूटी भी करनी है, उसको रात में गश्त भी लगानी है, दिन में गश्त लगानी है, थाने पर बैठ के पब्लिक की शिकायत को भी देखना है, उसके बाद 100% ऑनेस्ट रह करके समस्या का समाधान करना है। कितने सारे कष्ट हैं। एक थानेदार का जितना जॉब है ना, उतना शायद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का भी नहीं। कभी गौर करके देखिएगा, एक थानेदार का जो जॉब है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी उतना काम नहीं कर पाते हैं 24 घंटे, क्योंकि उनके पास पूरी फौज है काम करने के लिए। इनके पास क्या है? ये लोग स्टाफ मांगते रह जाते हैं, हम दे नहीं पाते हैं, हमारे पास नहीं है। तो इतने कष्टों में, इतने अभाव में, अगर आपके पास कोई आपके लिए खड़ा है, अंधेरी में, गर्मी में, बरसात में, अगर अच्छा काम कर रहा है तो जरूर अप्रिशिएट कीजिए। अब आइए आप लोग कैसे मदद कर सकते हैं। जहां कहीं इस तरह की चीजें हो रही हो, शराब बिक रही हो, ये बिक रहा हो, आपको खुद झगड़ा करने की जरूरत नहीं है ना। माफिया लोग हैं या जो भी हैं, लोकल में बदमाश लोग हैं, फोटो खींच के या इंफॉर्मेशन, कौन कहां कब, ये तीनों इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे, SMS में हमें भेज दें, अपने पदाधिकारी को भेज दें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर शराब से रिलेटेड कार्रवाई वहां से भी नहीं हो रही हो तो 15545 ये नंबर नोट कर लीजिए, ये टोल फ्री नंबर, इसमें पैसा नहीं लगेगा। 15545 बिहार सरकार का टोल फ्री नंबर है, मद्य निषेध को लेकर के इस पे कार्रवाई करवाएंगे, वहां से टीम आएगी। और इसके साथ ही यहाँ से जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम लोग सीखें। शराबबंदी को कैसे हम लोग सक्सेसफुल बना सकते हैं, इसमें हम युवाओं से यही आह्वान करना चाहते हैं। आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हुए हैं, इस पूरे हॉल में जो है जितने लोग हैं, सभी के पास हम लोगों ने एक स्लिप पहुंचाई है, आप लोगों ने देखा होगा। ये शराबबंदी के लिए शपथ है। बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है, उस सपने को हमें साकार करना है। और मोतिहारी से, यहाँ से, इस सभागार से हम एक संदेश देना चाहते हैं बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को कि मोतिहारी जिले का, पूर्वी चंपारण का एक एक युवा हमारे साथ है इस मुहिम में। शराबबंदी को पूर्ण तरीके से, नशाबंदी को हम लोग मिलकर के लागू करवाएंगे और इसके लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं, है ना। ये लगातार प्रयास मोतिहारी पुलिस कर रही है और इस
कॉफी विद एसपी के प्रोग्राम में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के अवसर पर हम आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि जहां भी जो भी इस तरह का काम अभी भी कर रहा है उस पर जरूर कार्रवाई होगी। आप लोग उसके बारे में सूचना दीजिए, शराब को तौबा कीजिए और किसी भी तरीके के नशे को तौबा कीजिए। नशा करना है तो नशा करिए, देश प्रेम का नशा करिए। नशा करना है तो करिए, अपने परिवार से प्रेम करिए, अच्छी आदतों से प्रेम करिए, पढ़ने का नशा करिए, अच्छे काम करने का नशा कीजिए, समाज सेवा का नशा कीजिए। और आप सब लोग एक एक शपथ आप लोग अभी लेंगे हमारे साथ। आपके सामने वो स्लिप दे दी गई है, सब अपना निकाल लेंगे। हम यहाँ से चाहते हैं कि ये मैसेज हम लोग पूरी सरकार को, पूरे राज्य को, पूरे देश को दें कि हमारे यहाँ एक एक युवा आज एक शपथ लेने वाला है। सब लोग कागज लेके तैयार हैं? इसमें अच्छा कोई नहीं, एक बार आप लोग सभी दोहराएंगे हमारे साथ, हम पढ़ेंगे और सभी अपना नाम लेंगे और इसको हम लोग दोहराएंगे। इसको हम लोग एक बढ़िया अपील करवाएंगे। इसको जो है हम लोग एक बढ़िया यहाँ से मैसेज देंगे पूरे सभी जिलेवासियों को, पूरे राज्य को और पूरे देश को कि शराबबंदी को लेकर के मोतिहारी पुलिस ने जो अभियान चलाया है, पूर्ण नशा मुक्ति को लेकर के जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, उसमें हम लोग कितने सक्सेसफुल हैं। तो हम लोग शराबबंदी को लेकर, पूर्ण नशाबंदी को लेकर के ये शपथ आज लेते हैं। बोलिए मैं, अपना अपना नाम लेंगे, हाथ आगे कर ले सभी लोग। बोलिए मैं डॉक्टर कुमार आशीष, अपना अपना नाम लेंगे सभी। आज दिनांक 26 जून 2022 को न्यू ऑडिटोरियम मोतिहारी के प्रांगण में सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं किसी परिस्थिति में अपने दैनिक जीवन में भी शराब का संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। धन्यवाद। और ये मैसेज बहुत ही समसामयिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस है और आज यहाँ आप लोगों ने इतनी भारी तादाद में ये शपथ लेकर के युवाओं की तरफ से एक मैसेज दिया है जिसको हम लोग पूरे देश तक पहुंचाएंगे कि आप लोग कितने सजग हैं और इस चीज को हमें और आगे बढ़ा करके चलना है। शराबबंदी को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाना है, पूर्ण नशा मुक्ति की ओर जाना है। सभी शांति बना के बैठ जाएंगे, 2-3 मिनट और लगेगा, बैठ जाएंगे, 2-3 मिनट और रहेगा, बैठ जाएंगे। और कहीं भी आपके आसपास कोई फोरेक्स का धंधा कर रहा हो, कोई शराब बेच रहा हो, कोई गांजा भांग जो भी बेच रहा हो, लड़ना नहीं है, अपने से भिड़ना भी नहीं है। कौन कहां कब याद रहेगा, कौन कहां कब। SMS व्हाट्सएप हमारा नंबर आप लोगों के पास है नहीं है? तब आप लोग जागरूक नहीं है। जिले के एसपी का नंबर नहीं है, अपने डीएसपी का नंबर नहीं है, डीएमएसडीओ का नंबर नहीं, तब आप लोग जागरूक नहीं है। नंबर लिख लीजिए 94318 22 988। ये हमारा नंबर है। 94 318 22 988। और रक्सौल में कुछ ज्यादा समस्याएं सुनने में आ रही थी, तो रक्सौल एएसपी साहब 94 318 000
66। ये एएसपी रक्सौल साहब का नंबर है। रक्सौल में अगर शिकायतें ज्यादा हैं तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी काम करता है, कॉल एसएमएस भी कर सकते हैं। बट एक गुजारिश है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत करिए, ना ही सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय बजरंगबली का फोटो भेजिए। भाई तबाह हो चुके हैं सब चीजें। 70 लाख पॉपुलेशन है इस जिले की और इतने प्रबुद्ध लोग हैं कि सुबह से लेकर इतनी भक्ति डाल देते हैं, इतना गुड मॉर्निंग डाल देते हैं कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो वो काम मत कीजिएगा, काम से काम रखिएगा तो जरूर जवाब मिलेगा, और नहीं तो फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। तो कृपया जो है, जो डिग्निटी है उसको बना करके रखिए। इंफॉर्मेशन के तरीके से दीजिए, पर्सनल टच मत गुजारे लग जाइएगा, है ना? आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, अच्छी कार्रवाई हुई, अगर बढ़िया कार्रवाई तो हम लोग आपको बुला के पुलिस ड्यूटी करेंगे। और इसके अलावा अगर क्या नाम लिखिए ही मत, आप हम पूछेंगे ही नहीं नाम। यहाँ कोई हो फोन करके इंफॉर्मेशन दिया और बोलो हम नाम पूछेंगे किसी का? नाम पूछते ही नहीं है। आप इंफॉर्मेशन दीजिए, बस किसी को फंसाइएगा नहीं। एक ये परेशानी होती है कि फलना हमारा गोतिया है, बदमाश है, बदमाश, वो मत कीजिएगा। उससे जो है ना, आप गवर्नमेंट का रिसोर्स बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारा टाइम किसी प्रोडक्टिव काम में लगता वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो वो मत करिएगा। द्वेष राग इन सबसे थोड़ा सा ऊपर हो। अभी क्या बोल रहे हैं? हिंदी में बोल रहे थे, फ्रेंच तो नहीं बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब जो है इस सेशन के आखिरी में हम लोगों ने ये यहाँ पे शपथ ली है कि शराबबंदी को, पूर्ण नशा मुक्ति को हम लोग को सक्सेसफुल बनाना है। और इसमें एक आह्वान आप लोगों से जो है, आप लोगों से यही आह्वान है, गुजारिश है कि आप लोग अपने आसपास हमारे आंख कान बनिए। जहां कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, कोई लपुआ है, चाकू लेके घूम रहा है, क्यों घूमेगा भाई? एक सभ्य समाज में इस तरह के अपराधों का कौन देखभाल करता है? हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, क्योंकि वेरीफाइड ये आप लोग हैं। जब तक अच्छे लोग आवाज नहीं उठाएंगे, बुरे लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर इनको रोकना है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आप समझ गए? जब तक अच्छे लोग सामने नहीं दिखेंगे, कहीं के लिए भी जरूरत रहेगा। चाहे आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर लीजिए, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, मीडिया की बात कर लीजिए, अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग ही बैठे रहेंगे। तो अच्छे लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज कहाँ पे? वहां जाके लड़ना है नहीं, हमें बस बता देना है, ससमय सूचना दे देनी कि हाँ साहब ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। और जहां लगता है कि आपके कहने से, यहाँ पे कुछ गार्जियंस को भी मैं देख रहा हूँ, अपने बेटे बच्चों पे जरूर निगाह रखें कि भाई वो मोटरसाइकिल लेके अपाचे हर करके उड़ रहा है 14-15 साल का लड़का, क्यों भाई? कैसे आपने दे दिया उसको बाइक, बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के, बिना कागज के, चोरी करके माल आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, जहां से आ रहा है, और दुर्भाग्य से वो कहीं ट्रक के नीचे आ जाता है, कहीं गाड़ी के नीचे आ जाता है, उसके बाद फिर आप रोड जाम करने पहुंच जाते हैं। क्या ये पेरेंट्स की, गार्जियन की गलती नहीं है? अरे हम लोग भी रहे स्टूडेंट, ऐसा नहीं था भाई 4 बजे 6 बजे के बाद घर में आ जाते थे, चाहे जहां भी रहे। आप लोग क्या दिन रात भर घूमते हैं? यहाँ जितने लोग आए, हम भी समझ रहे कि आप लोग अच्छे घरों से हैं, आप लोग भी घर चले जाते हैं, इस तरह के दंगा फसाद में, चाकूबाजी, छुरेबाजी में नहीं घूमते हुए। तो ये अपील हम सभी अभिभावकों से भी करना चाहेंगे कि आप लोग जो है इस चीज को जरूर देखिए। अपने आसपास कौन बदमाशी कर रहा है, हमारे फलाना का बेटा तुम ऐसा काहे किया जी, एक बार अगर आप खास करके पूछ देंगे, जरूर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि वो बड़ा अपराध नहीं करेगा, एक बड़ा अपराध नहीं करेगा। फ्रेंच में कहावत है कि बोला अनफ बोला बफ, मतलब जो एक अंडा चुरा सकता है, जो एक अंडा चुरा सकता है वो पूरी भैंस भी गायब कर देगा। तो अगर इस चीज को आपने नहीं रोका, इसको नहीं रोका, तो फिर पता चलेगा कि बहुत सारे क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि अच्छे लोग सामने आए और आवाज उठाएं, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन दें, और हम लोग यकीनन इस पे एक अच्छा माहौल बना के कार्रवाई कर लें।